अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हर्सूटिज़म। हर्सूटिज़म जो है उसका लफ्ज़ी मतलब होता है हेयर यानी बाल। ये प्रॉब्लम, ये डिज़ीज़, ये कंडीशन आम तौर पर लड़कियों में, औरतों में बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जा रही है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ डार्क कोर्स हेयर, बालों की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है और ऐसे बाल जो हैं ये डार्क यानी ब्लैक या ब्राउन हो सकते हैं और आमतौर पर ये खुरदरे और मोटे होते हैं इन मेल लाइक पैटर्न। और इसका जो बालों का ग्रोथ का स्टाइल होता है वो मेल जैसा होता है, यानी औरतों के चेहरे के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, बैक के ऊपर और थाइस के ऊपर मर्दों की तरह के गहरे रंग के बहुत ज़्यादा बालों की ग्रोथ हो जाती है, जो कि ज़ाहिर है एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं, इसकी कॉजेज़ क्या हैं और फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले हम इसकी सिम्टम्स को देखते हैं। तो ऐसी गर्ल्स, ऐसी विमेन जिनके अंदर ये हर्सूटिज़म का प्रॉब्लम पाया जाता है, उनकी जो वॉइस है वो डीपनिंग यानी गहरी आवाज़ होती है, जैसे थोड़ी सी उसमें मर्दाना शेप जो है वो आ जाती है। बेल्डिंग, बाज़ जो लड़कियां हैं उनके अंदर गंजेपन की अलामतें भी देखने में आई हैं, जो कि एक मर्दाना पैटर्न है। इसी तरह से चेहरे के ऊपर एक्नी, झुर्रियाँ, छाइयाँ, कील, महासे वगैरह बन जाते हैं। डिक्रीज़्ड ब्रेस्ट साइज़, बाज़ औरतों में, बाज़ लड़कियों में उनकी जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो कम हो जाता है। इंक्रीज़्ड मसल मास, और बाजुओं और टांगों या जिस्म के जो मसल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा कुछ मज़ीद सिम्टम भी हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। अब इस कंडीशन को हम डायग्नोज़ कैसे कर सकते हैं कि आया ये वाकई हर्सूटिज़म है। तो उसको डायग्नोज़ करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर परफॉर्म करता है। उसके अंदर सीरम टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल हार्मोन है और आम तौर पर मेल की बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी मिकदार फीमेल की बॉडी में भी प्रोड्यूस होती है। इस टेस्ट के ज़रिए हम ये पता चलाते हैं कि क्या फ़ीमेल की बॉडी में क्या ज़्यादा मिकदार में टेस्टोस्टेरोन तो नहीं पैदा हो रहा। दूसरा जो टेस्ट है उसमें ब्लड के अंदर FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बैलेंस को चेक किया जाता है, क्या वो नॉर्मल हैं या कि उनकी मिकदार कम या ज़्यादा है। उसकी बिना के ऊपर फिर इसको टेस्ट किया जाता है। इसी तरीके से प्रोलैक्टिन, ये भी फीमेल की बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन है, इसका लेवल देखा जाता है। बाज़ औक़ात जिन अफराद में ओबेसिटी, मोटापा होता है और उनके जिस्म के ऊपर ब्लैक या डार्क कलर के गर्दन के ऊपर या जिस्म के ऊपर पैचेस बन जाते हैं, उनके अंदर फास्टिंग इंसुलिन को भी चेक किया जाता है। कहीं इंसुलिन की इनसेंसिटिविटी तो नहीं है कि इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही है लेकिन वो उसको बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, या वो बॉडी के जो सेल्स हैं उनके अंदर ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं कर रही। बाज़ औक़ात ओवरीज़ के अंदर सिस्ट बन जाते हैं, उनको डायग्नोज़ करने के लिए अल्ट्रासाउंड भी परफॉर्म किया जाता है और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो MRI भी परफॉर्म किया जा सकता है, जो कि मैग्नेटिक रेडिएशन इमेजिंग होती है, जिसमें ओवरीज़ के अंदर या यूट्रस के अंदर ओवेरियन सिस्ट जो होते हैं उनका पता चलाया जाता है। क्या कॉजेज़ हैं, क्या प्रॉब्लम है इस बीमारी को, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो इसको डायग्नोज कर सकती हैं या इस बीमारी को कॉज कर सकती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते अनसर्टनली कि ये बीमारी किस ख़ास वजह से है। तो बहरहाल जो डॉक्टरों के नॉलेज में है, साइंसदानों के नॉलेज में है, उसके मुताबिक ये बीमारी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS जिसे कहा जाता है, जिसमें ओवरीज़ के अंदर पानी की थैलियाँ, सिस्ट बन जाते हैं,
छोटे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, लेफ़्ट ओवरी या राइट ओवरी में हो सकते हैं, एक लार्ज सिस्ट हो सकता है या छोटे छोटे कई सिस्ट हो सकते हैं जो कि इस हर्सुटिज़म की बीमारी का बायस बन सकते हैं। तो वो टेस्टों के ज़रिए पता चल जाएगा। कुशिंग सिंड्रोम में इंसान की बॉडी में जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल है, उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो दवाई की शक्ल में स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड का इस्तेमाल करने से एक कंडीशन पैदा हो जाती है जिसे कुशिंग डिजीज़ कहते हैं। इस कंडीशन में भी बाल जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और हर्सुटिज़म का बायस बन सकते हैं। जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, इसमें हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड हैं कुदरती तौर पर, पैदाइशी तौर पर उनके अंदर एंड्रोजन हार्मोन जो हैं, जो कि मेल हार्मोन्स होते हैं, उनकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ऐसी सूरत में भी हर्सुटिज़म की सिम्टम्स शो हो सकती हैं। ट्यूमर्स जो होते हैं ये एड्रिनल ग्लैंड्स में हों या ओवरी के अंदर हों, दोनों ही डिस्टर्बेंस करेंगे। अगर एड्रिनल ग्लैंड के अंदर होंगे तो एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होने से हर्सुटिज़म हो जाएगा, या फिर ओवेरियन सिस्ट हो या ट्यूमर हो तो उसकी वजह से ओवरी के जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे और उनसे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा मेडिकेशन, बहुत ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल, जिसमें ख़ास तौर पर माइनॉक्सिडिल या डेनेज़ोल जो है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी हर्सुटिज़म के सिम्टम्स शो हो जाते हैं। इसी तरीके से ओबेसिटी, मोटापा इसकी सबसे बड़ी रीज़न हो सकती है, जिसकी वजह से इंसुलिन इनसेंसिटिविटी आती है और उसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस होकर हर्सुटिज़म का बायस बन जाते हैं। इसके अलावा एमेनोरिया, जो पीरियड्स हैं वो रुक जाते हैं, आते ही नहीं हैं, या स्कैंटी बहुत थोड़े होते हैं, ओलिगोमेनोरिया, या इनफर्टिलिटी यानी बांझपन हो सकता है। तो इसके अलावा इसकी और भी बहुत सारी कॉजेज़ हैं, लेकिन जो मेन कॉजेज़ हैं वो मैंने आपको थोड़ी सी डिस्क्राइब कर दी हैं। अब अगर ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस कंडीशन को, इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। गो के इसमें लंबा टाइम लग सकता है और बाज़ औक़ात हर्सुटिज़म ट्रीट नहीं होता, तो फिर हमें मुख्तलिफ़ तरीके जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। नंबर 1, स्टॉप टेकिंग ड्रग्स कॉजिंग हर्सुटिज़म। कोशिश करें कि अगर आप कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं, स्टीरॉयड्स ले रहे हैं या माइनॉक्सिडिल या डेनेज़ोल ले रहे हैं जिससे हर्सुटिज़म हो रहा है, तो अगर उन दवाइयों के बगैर गुजारा हो सकता है या उनकी मिकदार को डिक्रीज़ किया जा सकता है तो कर लेना चाहिए, ताकि हर्सुटिज़म को कंट्रोल किया जा सके। एंटी एंड्रोजेनिक हार्मोन्स, ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजन्स जो मेल की बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो अगर इनकी मिकदार फीमेल की बॉडी में ज़्यादा हो तो हर्सुटिज़म बन जाती है। तो ऐसी दवाइयों के इस्तेमाल से एंड्रोजन हार्मोन को बैलेंस किया जा सकता है, उनकी मिकदार को कम किया जा सकता है, लेकिन ये काफ़ी देर के बाद रिज़ल्ट आएंगे। उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है स्पाइरोनोलैक्टोन। तो ये ऐसी मेडिकेशन है जो एंड्रोजन्स के लेवल को डिक्रीज़ करेगी। इसके अलावा जो कॉमन दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं वो है फ्लूटेमाइड, मेटफॉर्मिन। ये आमतौर पर इसके बारे में कोई 100% नहीं है कि ये हर्सुटिज़म को कंट्रोल करती है या डिक्रीज़ करती है या नहीं, लेकिन कुछ लोग जिनको इंसुलिन इनसेंसिटिविटी होती है, जो टाइप 2 डायबिटिक्स की तरफ जा रहे होते हैं, जो ओबीस होते हैं, उनको सम डॉक्टर जो हैं ये मेटफॉर्मिन भी इस्तेमाल करवाते हैं, जिससे कदरे अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। बाज़ औक़ात अगर ये दवाइयाँ, इसके अलावा फाइनेस्टेरॉइड है, अगर ये दवाइयाँ जो हैं, ये मेडिसिन जो हैं ये काम ना करें तो फिर टॉपिकल क्रीम, ये चेहरे पे लगाने वाली क्रीम होती है जो कि बालों की नई ग्रोथ को रोक देती है या डिक्रीज़ कर देती है, और जो आए हुए बाल होते हैं वो नहीं ख़त्म होते, लेकिन जो नए आने वाले होते हैं उनकी ग्रोथ को ये कम कर देती है। इसको एफ्लोरेनिथीन के नाम से इसका जो साल्ट है ये मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा लेज़र थेरेपी है। अगर हेयर डार्क कलर के हैं, ब्लैक हैं, ब्राउन हैं, तो फिर लेज़र थेरेपी के ज़रिए
ट्रीटमेंट की जाती है पेशेंट के चेहरे के ऊपर या जहाँ पर भी बाल हों, उससे जो बाल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनके जो फॉलिकल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। लेकिन इसको भी बार बार करना पड़ता है, रिपीटेडली सेशन होते हैं। इसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, तो उन सब को देख के डॉक्टर जो है ये फ़ैसला करता है कि क्या करना है। बाज़ लोगों में जो बाल हैं अगर सफ़ेद हो गए हैं या ब्लॉन्ड हैं या उनका कलर नहीं है, तो ऐसी सूरत में लेज़र थेरेपी काम नहीं करेगी, तो फिर इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी। इलेक्ट्रोलिसिस आमतौर पर ऐसे बालों के लिए जो सफ़ेद हो चुके हों उनके लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसमें भी फॉलिकल जो हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि बालों की जो जड़ें हैं वो तबाह हो जाएं और जो बाल हैं उनकी ग्रोथ को रोका जा सके। लेकिन इसमें थोड़ी सी पेन जो है वो थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर जो है वो मौजूद है। इसके अलावा फ़ीमेल जो हैं वो अपनी आसानी के लिए प्लकिंग भी कर सकती हैं, शेविंग भी कर सकती हैं, जिसे और एपिलेटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आजकल बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं जिनसे बालों को रिमूव किया जा सकता है टेम्पोरेरीली। परमानेंट तो शायद इसका कोई ऐसा हल ना हो, लेकिन छोटे छोटे तरीक़ों को अपना कर या 2-3 मुख्तलिफ़ टेक्निक्स को अपना कर बालों को मेंटेन किया जा सकता है और एक नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजारी जा सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।